Good morning. Welcome again in class 12th physics and the chapter nuclei. ओके इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. द न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932. ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1935. ठीक है. In 1932, Chadwick performed an experiment in which alpha particle from a radioactive polonium source were used to bombard beryllium nuclei. Highly penetrating rays were found to come out of the beryllium metal which could not deflected by electric and magnetic field. These radiation were used to bombard hydrocarbons like paraffin wax. ठीक. तो इसमें देखिए ये इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया था जिसमें पॉलिनोमियल क्या है, एक रेडिएक्टिव मटेरियल है. ठीक है, जिससे बेरिलियम पर बम्बार्डिंग की गई थी और उसमें से एक ऐसे पार्टिकल्स रिलीज हुए थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होते. और वही पार्टिकल जो था वो क्या था, न्यूट्रॉन था. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. और उसका मास जो होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर हम इसको मानते हैं. ठीक है, बस आपको इतना सा इसके अंदर याद रखना है. ओके, कुछ इसमें इस तरीके से इसकी रिएक्शन वगैरह भी दे रखी है. इस तरीके से रिएक्शन की इसमें ये न्यूट्रॉन जो है क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, ये न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हीलियम था और ये बेरिलियम है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास कितना है, 4 है. हीलियम को हम अल्फ़ा पार्टिकल्स भी बोलते हैं. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास कितना है, 9. ठीक है, तो ये जब रिएक्शन होती है तो एक हाइड्रोकार्बन रिलीज़ होता है, इसके अंदर कार्बन निकलता है और एक न्यूट्रॉन जो है वो निकल जाता है. वैलेंसी आप चेक कर लें, ये कितना है, यहाँ पे 6 है इधर. ठीक है, 4 और 2 कितना हुआ, 6, मतलब 6 एटॉमिक नंबर निकल गया. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 बचेगा. ये 9 और 4 कितना हो गया, 13. तो 12 इधर होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1. तो ये वाला जो पार्टिकल है, हेंस 0 1 एन डिनोट्स अ न्यूट्रॉन हैविंग जीरो चार्ज एंड मास नियरली द सेम एज प्रोटॉन. ठीक है, प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी आप देख लें. बस प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे. न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी न्यूक्लियाई हैं सभी में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज एंड इट्स मास इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, न्यूट्रॉन के पास में कोई भी चार्ज नहीं है और उसका मास जो है वो भी क्या है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. 1.00866 AMU एटॉमिक मास यूनिट. और हमें मालूम है 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg. इनसाइड अ न्यूक्लियस अ न्यूट्रॉन इज स्टेबल. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन क्या होता है, स्टेबल होता है. बट आउटसाइड अ न्यूक्लियस इट इज़ अनस्टेबल. लेकिन बाहर जो होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है. अ फ्री न्यूट्रॉन स्पॉन्टेनियस डिके इन अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो with a mean life of 1000 सेकेंड. ठीक है, जब न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, जब न्यूट्रॉन से एक उसका स्पॉन्टेनियस डिके होता है. स्पॉन्टेनियस डिके का मतलब वो टूटता है. न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक तो 1H1 मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन. 1H1 1H1 क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स हैं. 1H1 1H2 एंड 1H3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे क्या निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला, -1 E0. और V बार क्या है, ये आपका एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं. ठीक है, प्लस Q क्या है, कुछ एनर्जी यहाँ से क्या हुई है, रिलीज हुई है. ठीक है, बीइंग न्यूट्रल दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन, सो न्यूट्रॉन हैव लो आयोनाइजिंग पावर. ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करता है और उसकी आयोनाइजिंग पावर भी क्या होती है, कम होती है. ठीक है, एक और देख लेते हैं, इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मेनी एलिमेंट्स. बहुत सारे एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है.
इन हेवियर न्यूक्लियर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। हेवी न्यूक्लियर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज रिपेल ईच अदर एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मोर न्यूट्रॉन बिकम्स नेसेसरी फॉर हेवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन होना ज़रूरी है। ठीक है, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की तरह के बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आर नॉट रिपेल्ड और अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स। ठीक है, दे कैन ईजीली पेनिट्रेट हेवी न्यूक्लियाई एंड इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो न तो अट्रैक्टेड होते हैं और ना ही रिपेल होते हैं न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन से आल्सो। इसीलिए दे कैन इजीली पेनिट्रेट हैवी न्यूक्लियर, इसीलिए वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी किसी भी हेवी न्यूक्लियाई के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, और इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब आपको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। देखिए, द एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। तो जो एक एवरेज सेपरेशन होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। एट दिस सेपरेशन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स फील स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक रिपल्शन। ठीक है, इस सेपरेशन पे क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक रिपल्शन होता है। ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो न्यूक्लियन के बीच में, ये 10⁻36 टाइम्स कम होता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से। इट कैन नॉट होल्ड द न्यूक्लियन टुगेदर, और ये क्या करता है, न्यूक्लियन को होल्ड करके नहीं रख सकता। सो देयर मस्ट बी सम अदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स दैट ओवरकम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो न्यूक्लियन को क्या करे, होल्ड करके रख सके, किसके अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट। दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। इसीलिए इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूक्लियन टुगेदर इनसाइड अ टाइनी न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ साथ में किसी छोटे से न्यूक्लियाई के अंदर भी क्या करता है, उसको बाइंड करके रखता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन known in nature that holds the nucleons together despite the strong electrostatic repulsion between the protons. The relative strength of gravitational, electrostatic and nuclear force is this। देखिए, जो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में, ठीक है, जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट खड़ा रहता है। ठीक है, अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये न्यूक्लियर फोर्स है, तो देखिए सबसे कम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, 1 10⁻36, और ये कितना है, 10⁻38। मतलब सबसे ज़्यादा नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स भी है, बहुत कम रेंज में लगता है।
Unlike gravitational and electrostatic force, nuclear force is short range force. It operates only up to a very short distance of 2 to 3 Fermi from a nucleon. ठीक है, ये सबसे कम डिस्टेंस पे लगता है 2 से 3 फर्मी. फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर. इतनी कम रेंज के लिए ये एप्लीकेबल है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको शॉर्ट रेंज फोर्स. वेरिएशन विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ में इसका वेरिएशन कैसे होता है, देखिए ये डिस्टेंस है इधर और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी. द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन. द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस ऑफ r इक्वल टू 0.8 FM. ये यहाँ पे सबसे कम इधर जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम रहेगी, फिर धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज होगी इस तरीके से. तो ये ग्राफ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको. ग्राफ इस तरीके से बनता है पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन के बीच में, इस तरीके से ग्राफ जो है वो आता है. इस ग्राफ में आपको क्या दिया हुआ है, फॉर r इज लेस देन आर नोट इज ग्रेटर देन r. इसका मतलब ये कि हम किस रेंज की बात कर रहे हैं, हम ये आर नोट हम मतलब इस वाले रेंज की बात कर रहे हैं. ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज का ग्राफ है, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली विद डिक्रीजिंग आर. इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स. इस रीजन में आप देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ये यहाँ पे अगर हम इस वाले रीजन में बात करें तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बढ़ रहा है. आपको जानते हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा. अब जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे, मतलब हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो विथ इंक्रीजिंग आर. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. आर अगर बढ़ेगी तो इट इंडिकेट अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू 0.8 FM एंड वेरीज इन्वर्सली, नॉट एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बट डिपेंड्स ऑन सम हायर पावर्स ऑफ डिस्टेंसेस. ठीक है, ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इसकी कम होती जाएगी. लेकिन ये कोई एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, ये और भी ज़्यादा पावर हम बोल सकते हैं. ये पावर या तो 4 हो सकती है, या यहाँ पर आप देखिए ये कितनी 3 × 10⁻13 पावर है. तो इस हायर पावर को ये क्या कर रही है, उसके लिए हम जो डिस्टेंस का हायर पावर है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वेरी हो रही है. ठीक है, r इक्वल टू 4 FM पर क्या है, द न्यूक्लियर फोर्स बिकम जीरो. इट इंडिकेट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. अब जब हम r इक्वल टू इधर 3 और 4 पे चले जाएंगे इधर, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी. न्यूक्लियर फोर्स बिकम जीरो. इट इंडिकेट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज. तो उस पर क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्स है 4 के, हम इधर जा रहे हैं इस साइड में, ये यहाँ 1 था, 2 था, 3 था और ये 4 है. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी या हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये फोर्स कैसा है, शॉर्ट रेंज है, ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें आप याद रखेंगे. अब मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन आप लोग देख लें. ठीक है, मास डिफेक्ट मीन्स व्हाट. ठीक है, सबसे पहले तो हम मास की बात कर लें कि मास क्या है. जो भी न्यूक्लियस है उसका मास जो होगा, जो एक्चुअल मास होगा, वो हम उसके मास की बात करें. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी स्टेट दैट द सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर देयर इंट्रैक्शन. मतलब जितना पहले मास था उतना ही बाद में भी, इंट्रैक्शन के बाद में भी रहेगा, तो वो एक कंजर्वेशन रहेगा मास और एनर्जी का. ठीक है, अब ये मास डिफेक्ट क्यों होता है, मास डिफेक्ट का मतलब कि एक कुछ डिफरेंस आ जाता है, कि एक्चुअल मास कुछ था, बाद में कुछ अलग हो गया, थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंस कितना है. ठीक है, द मास ऑफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट. द मास ऑफ पार्टिकल मेजर्ड इन
frame of reference in which the particle is at rest is called rest mass and it is denoted by m node. रेस्ट मास को हम m0 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. Thus the total energy of a particle is sum of its rest mass energy m node c square and its kinetic energy t. ठीक है. तो E इक्वल टू m नोट c स्क्वायर प्लस t. क्लियरली द मास ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन इट इज़ इन मोशन देन व्हेन इट इज़ रेस्ट. स्वाभाविक सी बात है, जब हम रेस्ट मास की बात करेंगे तो वो कम रहेगा, लेकिन जैसे ही पार्टिकल मोशन में आता है, ठीक है, तो उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है. ठीक है. अब ये जो मास डिफेक्ट है इसको हम पढ़ लें थोड़ा सा. देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, व्हाट इज मास डिफेक्ट, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इट इज़ फाउंड दैट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन देयर फ्री स्टेट. ठीक है. कई बार ये देखा गया है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उसका मास कम होता है. किससे? जब हम उसके अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, फ्री स्टेट में अलग अलग कंसिडर करते हैं. मतलब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमने फाइंड कर लिया और इनको जब हमने टोटल किया तो जो भी मास आएगा, मतलब बना तो क्या है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है. ठीक है. इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. तो इनका जो मास होगा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, इनको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे. तो इनका जो भी मास होगा वो इस पूरे न्यूक्लियस के मास से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है. ये जो ज़्यादा वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट. और इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट जो है वो बोलते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, कंसिडर द न्यूक्लियस एक्स जेड ए. एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास कितना है, ए है. इट हैज़ जेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने, ए माइनस जेड. देयरफॉर इट्स मास डिफेक्ट विल बी. तो उसका मास डिफेक्ट क्या होगा, पहले हमने क्या किया, प्रोटॉन का मास निकाल लिया. ठीक है. फिर न्यूट्रॉन का मास निकाल लिया, उसमें से एक्चुअल मास को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड एम आर द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. बाइंडिंग एनर्जी सिलेबस से हटा दिया आप लोगों के लिए. ओके.